हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बायोरिएक्टर के बारे में, उसकी टाइप्स, उसका डिज़ाइन, उसकी जितनी भी चीज़ें हैं हम सबको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बायोरिएक्टर की सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन बताओ कि बायोरिएक्टर एक्चुअल में है क्या। बायोरिएक्टर जो है ये एक तरह की डिवाइस है या एक तरह की आप वेसल बोल सकते हो, जिसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जो केमिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं। अब वो प्रोडक्ट्स जो है वो केमिकली भी हो सकती हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो रिएक्शन है वो कौन से हो रहे हैं, वो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं या फिर बायोलॉजिकल हो रहे हैं। एंड इसको आप केमिस्ट्री एंड बायो दोनों में यूज़ कर सकते हो। ये हम कहते हैं कि क्लोज कंटेनर्स होते हैं, ऊपर से बंद होते हैं और इनमें क्या है कि एरेटिंग का जितना सिस्टम होता है वो बड़े अच्छे से लगा होता है। एजिटेटिंग, टेम्परेचर, पीएच कंट्रोल, ड्रेन, वाटर फ्लो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत ही अच्छे से मैनेज की हुई होती हैं और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ करवानी होती है वो सारा का सारा हम इन्हीं कंटेनर्स के अंदर करवाते हैं। अभी मैं अगर आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर इसका बता दूँ तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। ये इस तरह से होगा। इसके अंदर जो है ना वो थर्मामीटर भी लगा होता है, साथ में इसके अंदर जो है ना वो स्टीरर भी लगा होता है और बाकी इसके साथ जो है ना वो इंसुलेटिंग वगैरह भी हुई होती है। साथ में इसके हम कहते हैं कि इनलेट एंड आउटलेट, ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इनलेट से जो चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर आ रही होती हैं, आउटलेट से जो प्रोडक्ट होती है या फिर वेस्ट, या प्रोडक्ट या फिर वेस्ट, इनको हम यहाँ से निकाल लेते होते हैं। जैसे कि अगर ये मैंने कंटेनर बनाया तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये ब्लू वाली मैंने एक रिएक्टेंट डाला है, ठीक है, एंड साथ में जो है ना मैंने पर्पल वाला डाल लिया, तो ये 2 कलर हो गए, ठीक है। अब ये 2 मैंने रिएक्टेंट डाले हैं। अब कुछ देर बाद क्या होगा कि इसके अंदर ना ख़ास किस्म के ऐसे ना ब्लेड्स वगैरह भी लगे होते हैं जो इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। तो अब कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जब ये होंगी कन्वर्ट प्रोडक्ट्स के अंदर, तो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल जो है ना ये रेड कलर में, तो ये इस तरह से बन जाएंगे। देखें कि अब इसमें क्या होगा, कुछ हद तक इम्प्योरिटीज़ भी होंगी। ब्लैक अगर करें ना तो ये थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे जो भी हमारे पास जो प्रोडक्शन हुई है प्रोडक्ट्स की, उनको हम क्या करेंगे, जो इसका आउटलेट है, ठीक है, जो इसका यहाँ पे हमने बोला ना कि आउटलेट, इस आउटलेट से हम इन सबको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इनको प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाई की हम टेक्निक्स लगाएंगे, चाहे आप सेंट्रीफ्यूगेशन लगा रहे हो या फिर कोई और टेक्निक लगा रहे हो। लगाने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि इन सबको प्योरीफाई कर लेंगे और फिर हमारे पास ये जो है ना एक प्योर प्रोडक्ट आ जाएगी। फिर उसकी पैकिंग होगी, अच्छे से पैकिंग वगैरह करके फिर हम उसको जो है ना मार्केट में भेज देते हैं, सेल होती है। जैसे कि कोरोना की वैक्सीन जो थी वो इसी तरह से बनाई गई है, उसके बाद उसकी पैकिंग जो है वो स्पेशल किस्म की पैकिंग हुई है, फिर तमाम कंट्रीज़ में पहुंची है, फिर आगे से फिर फर्दर वो आगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती गई एंड एट द एंड फिर वो हम सब तक पहुंची है और हम सब ने वो वैक्सीन जो है वो लगवाई है। उसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन हमने करवा ली है। अभी हम देखेंगे बायोरिएक्टर की कुछ क्वालिटीज़। तो सबसे पहली जो क्वालिटी है वो है एजिटेशन। एजिटेशन मीन कि आप जितनी भी उसके अंदर कर रहे हो, मिक्सिंग कर रहे हो, ठीक है, वो आपने एक पूरा का पूरा मीडियम बनाना है ना, उसके अंदर आपने सारी की सारी चीज़ें ऐड करनी है। जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे वो ऐड करेंगे। वो रिएक्टेंट्स केमिकली भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। उन सबको ऐड करोगे उसके अंदर एंड मोस्टली जो फर्मेंटेशन का प्रोसीजर होता है उसमें ये सारी चीज़ जो है वो इन्वॉल्व होती है। ये सारा का सारा जो है ना एजिटेशन, एजिटेशन मीन मिक्सिंग, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मिक्स होंगी एंड उसके अंदर ख़ास किस्म के ब्लेड्स लगे होंगे। वो हम जब इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगी उसके बारे में। एरेटिंग सिस्टम इसका परफेक्ट होना चाहिए। कुछ एरोबिक कंडीशन पे हो रहे होते हैं प्रोसीजर, उसके लिए कंटिन्यूस हमें ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ती है, इसलिए इसका एरेटिंग सिस्टम भी साथ में लगाया जाता है। एंड जब कुछ ऐसे रिएक्शन है जो कि एनारोबिक कंडीशन पे हो रहे होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि उस जो है ना उस एरेटिंग सिस्टम को बंद कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब जो बेसिक चीज़ है यहाँ पे वो है रेगुलेशन, कि आप ना कुछ फैक्टर्स हैं जिनको रेगुलेट करके ना रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले जो है ना वो टेम्परेचर आता है, फिर पीएच आती है, प्रेशर हो गया, एरेटिंग हो गई या न्यूट्रिएंट्स। देखिए कुछ ऐसे होंगे जो कंटिन्यूस होंगे, कुछ बैच होंगे। बैच में आप क्या करेंगे कि उनमें एक ही दफ़ा चीज़ डाली है, बंद कर दी और उसके बाद वो खुद ही बहुत जो है ना रिएक्शन होता रहेगा और साथ में जो भी चीज़ होगी प्रोडक्ट होगी वो बन जाएगी। लेकिन जो कंटिन्यूस होंगे उनमें आपको क्या करनी पड़ेगी, न्यूट्रिएंट फीडिंग करवानी पड़ेगी। मीन्स के साथ साथ जो है ना आप उसके अंदर चीज़ें ऐड करते जाओगे और फिर उसके अंदर मिक्स होती जाएंगी और आपकी प्रोडक्ट जो है वो बनती जाएगी। तो आपने जो लिक्विड है उसका भी लेवल रखना है। ऐसे नहीं करना है कि कंटेनर मुकम्मल एंड तक फिल हो जाए और उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाए और आपका पूरा जो आपने ऑपरेटर सेट किया वो सारा का सारा ख़राब हो जाए। उसके बाद आप जो है स्टीरिलाइजेशन और मेंटेन करेंगे स्टेरिलिटी को।
और जितने भी जो आपके आ जाते हैं वेस्ट मटेरियल आ सकते हैं, आपने क्या करना है उनको साइड से निकालते जाना है। ठीक है, आउटलेट लगा होगा वहाँ से आप या तो अपनी यूजफुल प्रोडक्ट निकालो या वेस्ट निकालो, ये आपके अपने ऊपर होगा। आप वहाँ से सारा का सारा जो है ना वो वेस्ट ड्रा कर लोगे, सेल्स और मीडियम का। बायोरिएक्टर जो है ये बेसिकली यूज़ ही किस लिए हो रहा है, बायोमास या मेटाबोलाइट्स या फिर एंटीबॉडीज़, ये जितनी भी वैक्सीन्स वगैरह होती हैं इन सब की फॉर्मेशन में ये यूज़ होते हैं। ये बहुत बड़े कंटेनर्स होते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं और इनकी वजह से क्या होता है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो जल्द अज जल्द बन जाती हैं। एंड उसके बाद बायोरिएक्टर का डिज़ाइन देखेंगे तो इसका जो डिज़ाइन है वो बेस करता है ऑर्गेनिज्म पे। आप कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हो, कंडीशंस कौन सी लगा रहे हो, आपकी डिज़ायर क्या है, कितने लेवल का बन। अब इसका जो डिज़ाइन है, अब इसके ऊपर ये देखिए। अब एक गुड बायोरिएक्टर जो है उसका डिज़ाइन भी जो है ना वो बहुत ही एफिशिएंट होगा। उसमें क्या होगा कि जितनी भी प्रोडक्टिविटी होगी वो इम्प्रूव होगी, उसके अंदर जो प्रोडक्ट होगी वो भी हाई क्वालिटी की बनेगी, इम्प्योरिटीज़ होंगी वो लो होंगी एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उसमें आपकी जो कॉस्ट है ना वो बहुत कम आएगी, लोअर प्राइस जो है ना वो लगेंगे। साथ में हम जो है बहुत सारी और चीज़ें देखेंगे, जैसे एजिटेटिंग सिस्टम उसके अंदर लगा होगा, ऑक्सीजन डिलीवरी होगी और इसके साथ जो है ना फोम कंट्रोल सिस्टम होगा या फिर वैरायटी ऑफ अदर सिस्टम्स जो हैं वो उसके साथ लगे होंगे। और इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो पीएच है या फिर कंट्रोल सिस्टम जो है ना ये सारे उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो उसके अंदर अटैच हुए होंगे। ये जब डिज़ाइन हम देखेंगे, आप एक्चुअल में पिक देखोगे ना तो फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में कुछ चीज़ों का जो है ना वो ख्याल रखना पड़ता है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कुछ जो है ना चीज़ें आपने देखनी होंगी जब इसका डिज़ाइन जो है वो सेट हो रहा होता है। सबसे पहले ये तो कोरोसिव ना हो, ऐसा ना हो कि आप एक दफ़ा उसके अंदर प्रोडक्ट बनाओ, दूसरी दफ़ा जो है ना वो ख़राब हो जाए, कोरोसिव हो जाए, जंग वगैरह उसको लग जाए। एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होती हैं, ठीक है, अगर उसके अंदर आप ऐड करते हैं कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा जो फर्मेंटेशन आप कर रहे हो ना जिस चीज़ की वो भी ख़राब हो सकती है। इस वजह से जब उसको बना रहे हैं तो कोई भी टॉक्सिक जो है ना चीज़ उसके अंदर यूज़ ना करें। एंड इसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि ये क्या करे, ये जितनी भी स्टीम होती है, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए उसको अंदर रखे, उसको ऐसा ना हो कि वहाँ से वो रिलीज़ हो जाए, वो ओपन हो। एंड प्रेशर साथ में पीएच इनको वो मेंटेन करके रखने के काबिल होना चाहिए। और जो साइज़ है वो डिपेंड कर सकता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो कौन सी, जितना प्रोडक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग उसका साइज़ जो है वो भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बायोरिएक्टर का जो डिज़ाइन है वो स्मॉल साइज़ पे भी आप कर सकते हो और लार्ज पे भी। अगर स्मॉल पे कर रहे हो ना तो फिर वो आप एक लैब के अंदर कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो सबसे पहले एक लैब में काम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर वो सारी जितनी वैक्सीन्स वगैरह है ये उनको बनाते हैं। फिर जब उनके वो उसमें वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं काम करने में, तो फिर उसको वो इंडस्ट्री लेवल पे लेके जाते हैं। मतलब पहले हमेशा स्मॉल लेवल जो है वहाँ पे ये चीज़ होगी और उसके बाद जो है ना फिर उसको लार्ज स्केल पे लेके जाएँगे इंडस्ट्री लेवल पे और फिर माइक्रोबियल प्रोडक्शन वगैरह करवाएँगे। एंड आपको बताऊँ कि जहाँ पे ना जो फ्लास्क होती है उसको शेक करना होता है एंड 10 to 1000 जो है ना ml वहाँ तक ये जाएगी और डिपेंड करती हैं बाकी इसकी एप्लीकेशंस पे कि वो किस तरह का होगा। अब बायोरिएक्टर का जो डिज़ाइन है यहाँ पे वही आ गया कि लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल पे, और इतनी होनी चाहिए कि वो शेप हो सके, ठीक है। लेबॉर्ट्री पे ना 1.5 50 लीटर तक ये होनी चाहिए। और इसका बाकी जो है ये ज़्यादा ये याद करने की ज़रूरत नहीं है इतना गहराई में कि अगर उसको प्लांट का आप यूज़ कर रहे हो, प्लांट के स्केल पे यूज़ कर रहे हो तो फिर 0.3 से 10 मीटर्स जो है ना क्यूबिक तक होना चाहिए। और अगर एनिमल के लिए लार्ज वॉल्यूम के लिए कर रहे हो तो फिर 2 से अपना 500 मीटर जो है क्यूब वहाँ तक ले जाओ। बायोरिएक्टर का प्रिंसिपल देखेंगे, बायोरिएक्टर जो है हम कहते हैं कि ये हार्ट है, ठीक है। ये बेसिकली हम इसको क्या कहते हैं, हार्ट। तो जिस तरह हार्ट सारे काम कर रहा होता है बिल्कुल सेम बायोरिएक्टर भी ऐसे ही करता है। ये क्या करेगा, ये पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को जो है ना एक ख़ास किस्म का उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए, उसके मेटाबोलाइट्स के लिए या बायो ट्रांसफॉर्मेशन या बायो कन्वर्जन जो भी कुछ हो रहा है उन सब के लिए ख़ास किस्म का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा,
ठीक है, ताकि वो प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी हो सके। इसलिए हम कहते हैं कि ये उसका हार्ट है, ये बेसिक चीज़ है जिसके अंदर वो सारे काम होने हैं। अब रिएक्टर जो है इसमें इसकी इंजीनियरिंग की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, ग्रोथ प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिजम्स वगैरह की ख़ास तौर पे। एंड रिएक्टर मशीन्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजिकली बेस्ड मटेरियल भी हो सकते हैं एंड साथ में जो केमिकल बेस्ड भी हो सकते हैं। सम टाइम क्या होता है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनानी होती हैं हमने जिसमें एंजाइम्स की जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि लैक्टेज जो है उसको यूज़ किया जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह में। और उसके बाद इसके हम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो देखें, जो बायो रिएक्टर है इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। इसके पार्ट्स में वही चीज़ें जो हम कहते हैं ना, एरेटिंग, उसको टेम्परेचर, पीएच कंट्रोल करनी है, एजिटेशन के लिए हमें इन जब ये सारे काम करने हैं तो उन सब के लिए क्या होगा कि वहाँ पे हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ़ तरह के इसके पार्ट्स होंगे, ठीक है, जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे ये सारे। और यहाँ पे जो है ना हम सेंसर की बात भी करेंगे कि जो सेंसर है वो भी लगे होंगे। उस सेंसर से क्या होगा कि जैसे अब कंटेनर है, उस कंटेनर के आउटर साइड पे ना एक स्क्रीन टाइप जो है वो लगी होगी, सेंसर लगा होगा। उस सेंसर से हमें पता लगेगा कि इसकी पीएच इतनी हो गई है, इसके अंदर वाटर का जो है ना वो कमी है, या जो भी चीज़ उसके अंदर जो भी चीज़ का इशू होगा वो हमें उसके थ्रू पता लगता रहेगा, क्योंकि वो हमने उसके ऊपर क्या लगाया होता है, सेंसर लगाया होता है। ये इस तरह से होता है। अगर ये करें ना, ये इस तरह से कंटेनर ऊपर से बांध है और वो इतना बड़ा होता है कि आप नहीं चेक कर सकते, ज़रूरी नहीं है वो एक ही हो। ये इंडस्ट्री लेवल पे ना बहुत ज़्यादा सारे लगे होते हैं। कभी आप डिस्कवरी पे फूड फैक्ट्री या इस तरह से इंडस्ट्रीज़ वगैरह देखो ना, तो आप ऊपर क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह से ना ये इतने-इतने सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है, जो सेंस कर रहे होते हैं सारी चीज़ों को। तो बाकी जो हैं वो तो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। इससे पता लगेगा कि अभी इसके अंदर ये इशू आ रहा है, या इतनी चीज़ इसके अंदर जो है ना प्रॉब्लम कर रही है, ये लिमिट हो गई है, या इस तरह से। तो अभी हम जो है बाकी इसका स्ट्रक्चर जो है वो फिगर्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। फर्मेंटर वेसल, अगर ये है वेसल मीन्स कि ये क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा। ये सिलेंड्रिकल होता है, टॉप टू बॉटम होता है और कनेक्ट होता है पाइप से एंड वॉल्व से। मीन्स के सिलेंड्रिकल है और साथ में क्या लगे हुए हैं, बहुत सारे पाइप्स एंड वॉल्व्स लगे हुए हैं। पाइप्स एंड वॉल्व्स इसलिए लगे होते हैं ताकि उसके अंदर जो है ना वो जो भी चीज़ें हम ऐड करना चाहते हैं वो उसके अंदर ऐड हो, जो हम निकालना चाहते हैं वो साथ साथ निकलती जाए। तो वेसल्स जो हैं इसमें वर्क जितना भी हो रहा होगा वो कंट्रोल कंडीशन में होगा। मीन्स कि ऐसे ओपन नहीं होगा कि उसमें कोई भी चीज़ जो है ना वो ऐसे ही ऐड हो जाए। तो सेकंड जो है इसमें हम देखेंगे ग्लास है, स्टेनलेस स्टील हो गया। तो ये इसके अंदर जो है ना बहुत लगे होंगे, ग्लास एंड स्टेनलेस स्टील। तो उससे क्या फ़ायदा क्या होगा कि हमें एक चीज़ अंदर से नज़र आती रहेगी कि इसमें हो क्या रहा है। और स्टील जो है वो इस किस्म का होगा कि उसमें भी हमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्रोसिव नहीं होगा, आपकी प्रोडक्ट जो है उसको नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ग्लास वेसल है, ठीक है, अब इसको स्मॉल स्केल पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है ना, हम मतलब देखना चाहते हैं कि उसके अंदर प्रोडक्ट कैसी बन रही है उसके लिए। और ये नॉन क्रोसिव होता है एंड साथ में जो है ना क्रोसिव प्रूव होती हैं, ठीक है। इससे मतलब कोई जंग वगैरह नहीं लगता, आपकी प्रोडक्ट भी ख़राब नहीं होगी और वेसल भी ख़राब नहीं होगी। स्टील वेसल्स जो है ना इसको भी यूज़ किए जाते हैं लार्ज पे, ठीक है। आप ज़ाहिर सी बात है, अगर ग्लास को आप लार्ज स्केल पे यूज़ करोगे वो टूट सकता है, उसके काफ़ी सारे जो है ना वो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए जो है ना वहाँ पे क्या किया जाता है, ये लार्ज स्केल पे जो है ना स्टेनलेस स्टील यूज़ किया जाता है। और इसकी वजह से जो है ना ये प्रेशर मतलब ये प्रेशर को तो मेंटेन कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा-सा क्रोसिव हो सकता है, ख़राब हो सकता है। उसके बाद हम हीटिंग एंड कूलिंग apparatus का देखेंगे कि देखिए इसके अंदर जो है ना वो हीटिंग भी की जाती है और कूलिंग भी। तो कूलिंग के लिए तो कूलिंग जैकेट्स लगी होती हैं इसके ऊपर, जो इस पता है उन कूलिंग जैकेट्स के अंदर क्या होता है कि वाटर जो होता है ना वो रन कर रहा होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, इस तरह से ये इस तरह से अगर वेसल है ना, ठीक है, तो इसके ऊपर फॉर एग्जांपल जैकेट जो है वो इस तरह से ब्लैक की कर लेते हैं, ये इसके ऊपर जैकेट लगी हुई है। अब इस क्या होगा कि इस जैकेट के अंदर जो वाटर है ना वो रन कर रहा होगा, ठीक है, वो इस तरह से जब इसके अंदर वो रन कर रहा होगा, यहाँ से वाटर आ रहा होगा और यहाँ से वाटर जो है ना वो जा रहा होगा, ठीक है, ये और यहाँ से जा रहा होगा यहाँ से।
उससे क्या होगा कि कूल वाटर आता जाएगा, वार्म वाटर चलता जाएगा। तो हम इसको कहते हैं ये कूलिंग जैकेट है। या हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई केमिकल फिल कर देंगे जो क्या करेगा, इसको कूल करेगा और प्रोडक्ट जो है वो आपकी खराब नहीं होगी। ये था हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम। लेकिन अगर हीटिंग करनी है तो इसके लिए आपको थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल करने पड़ेंगे, कुछ बात जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे। इसके इनर साइड पे कॉइल्स लगाने होंगे। उन कॉइल्स को जब आप करंट दोगे, ठीक है, जब उनके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो हैं उनकी फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, तो वो हीटअप होगा और आपकी जो प्रोडक्ट वगैरह होगी वो हीटअप हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, सिलिकॉन की जैकेट्स वगैरह भी लगाई जाती हैं ताकि बाहर से कोई हीट जो है वो अफेक्ट ना कर सके और ना ही बाहर हीट रिलीज़ हो सके। एंड कूलिंग जैकेट्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि जो मीडियम है उसको किसी तरह की कोई जो है वो इशू ना हो और स्टेरिलाइजेशन जो है वो अच्छे से हो जाए, हीट रिमूवल भी सब हो और फर्मेंटेशन में कोई भी जो है ना फर्मेंटर, ठीक है, वो ख़राब ना हो। तो ये हमारे पास था। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एरेटिंग सिस्टम, कि ये भी इसके पार्ट्स में आता है कि एरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आप जो है ना, ये बहुत गुड चॉइस है कि ऐसा हो जिसके अंदर साथ में ये जो है ना ये चीज़ लगी हो, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बहुत नेसेसरी होती है उनके रिएक्शंस के लिए। अगर ये नहीं होंगे तो उनकी जो ये सारा काम है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, इरेटिंग जो है ना वो कुछ के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कुछ ज़रूरी है कल्चर्स मीडियम के लिए, क्योंकि वो एरोबिक कंडीशन पे काम कर रहे होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जब वो डिवाइड करते हैं तो उनको ऑक्सीजन की नीड होती है, तो इसलिए रेटिंग सिस्टम जो है वो लगाए जाते हैं। रेटिंग सिस्टम के लिए ना दो चीज़ें हैं, दो डिवाइसेस हैं, एक है स्पार्कर और दूसरा है इम्पेलर। तो ये स्पार्कर क्या है, इम्पेलर क्या है, ये हम नेक्स्ट जो है ना कि ये क्या होते हैं। ये मैं बताऊँ, स्पार्कर जो है ये ब्लेड्स होते हैं, इम्पेलर जो है ना ये भी ब्लेड्स हैं जो कि उसके साथ लगे होते हैं, और ये जो है ना ये उसकी मतलब जो लिड होता है उसके साथ लगे होते हैं। तो ये क्या करेंगे, स्टर करेंगे, दो चीज़ें हैं उनको मिक्स करेंगे आपस में, और गैस बबल्स जो है ना, ठीक है, वो मतलब वहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं, तो उनको भी वहाँ से अवॉइड करना होगा। तो यहाँ पे जितने भी माइक्रोबल सेल्स होते हैं उनको मिक्स करेंगे लिक्विड कल्चर के अंदर। ये पता है क्या, जब बबल्स बन रहे हैं ना, ठीक है, ऐसे वेसल है उसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो गया, तो बबल्स से आपकी प्रोडक्ट ख़राब हो सकती है, उसमें कोई इशू आ सकता है। तो क्या होगा, बबल्स जो है ना उनको उठा उठा के वो क्या करेगा, लिक्विड में मिक्स करेगा, तब ये ब्लेड वहाँ पे लगे होते हैं। जब लिक्विड में मिक्स होंगे तो फिर बबल जो है ना वो नहीं बनेंगे। तो ये सारा का सारा काम जो है ना ये लिक्विड कल्चर पे जो है वो हो रहा होगा, और यूनिफॉर्म असेस होगी, माइक्रोबल सेल्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो हमें इजीली मिल जाएंगे। फिर सीलिंग असेंबली होती है कि मतलब इसकी जो सीलिंग है वो भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है, स्टिर शिफ्ट होना चाहिए, प्रॉपर एजिटेशन हो, एंड उसकी सीलिंग इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी तरह का कोई इशू ना हो। अब करेंगे पैक ग्लैंड्स। तो अभी इसकी जो सीलिंग है इसमें क्या होगा कि बिल्कुल पैक्ड होना चाहिए, या मैकेनिकल सील होना चाहिए, या फिर मैग्नेटिक ऐसी आप ड्राइव्स लगाएं जिससे वो मुकम्मल सील हो, उसके अंदर कोई चीज़ एक्स्ट्रा जो है एंटर ना हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बैफल्स, ठीक है। बैफल्स जो है ये हम कहते हैं ये फर्मेंटर के अंदर लगे होते हैं, ये वॉर्टेक्स हैं, और ये एरेटिंग जो है ना उसको इम्प्रूव करते हैं। एंड अगर देखा जाए तो ये जिस तरह स्टेरअप नहीं होती, ठीक है, मेटल स्टेरअप, ठीक है, ये उनकी तरह के होते हैं, और ये इसके अंदर लगे होते हैं। एक होता है इम्पेलर। इम्पेलर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसका एक स्ट्रक्चर है, ये मैक्रोबियल सेल्स के लिए होता है। न्यूट्रिएंट्स मीडियम जो होते हैं ना, सस्पेंशन जो बनता है उसको मिक्सिंग के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली। और ये एक तरह की मैं बताऊँ कि ब्लेड्स होते हैं, जो कि क्या होगा, जो उसका लेड है ना, ठीक है, ये इस तरह से जो लेड है उसके अंदर ये ब्लेड लगे होंगे, जिससे क्या होगा कि ये सारा की सारी चीज़ें जो है ना ये मिक्स होती जाएंगी। और ये अपनी साइज़ जो है इनका डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो कौन सी है, किस किस्म की है। और एयर बबल्स जो है ना ये उनका नहीं बनने देंगे, उनका साइज़ रिड्यूस कर देंगे। इम्पेलर की जो क्वालिटीज़ हैं वो आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा इसको हम ना डिस्क टरबाइन भी बोलते हैं, एंड साथ में जो है ना इनकी पेज ओपन टरबाइंस भी इनको बोल सकते हैं। और जो स्प्रैगर है, स्प्रैगर भी एक सिस्टम है जो यूज़ किया जाता है एयर को स्टेरिलाइज करने के लिए, ताकि कोई किसी किस्म की ना एयर अंदर इंटर ना हो सके। साथ में जो है ना प्रॉपर अगर
पहली बात ये कि आप एयर को अंदर आने ही ना दो। अगर आने भी देनी है, सिर्फ ऑक्सीजन आने देनी है, तो उसके लिए एरेटिंग जो है ना वर्ड यूज़ करें। तो 5 टू 10 ml जो है ना ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। प्रेशराइज एयर जो है, प्रेशर जो है ना वो आपने कम करके रखना होगा उसके अंदर। स्प्रैगर जो है ये पोरस भी हो सकते हैं, नोजल वाले भी होंगे, ठीक है, एंड कंबाइंड स्प्रैगर एजिटेटर भी होंगे। फीड पोटर जो है, फीड पोटर में देखिए न्यूट्रिएंट्स जो है ना, आप कुछ ऐसे हैं जो कंटिन्यूस होते हैं, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कंटिन्यूसली ऐड करना पड़ता है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली उसके अंदर ऐड होते जाएंगे। एंड यहाँ पे बहुत सारी फीड पोटर ट्यूब्स बनी होंगी जो कि सिलिकॉन की बनी होंगी, और इस सिचुएशन में जो है ना स्टेरिलाइज करेंगे, परफॉर्म होगा, एंड रिमूवल और एडिशन जो है प्रोडक्ट्स की होती रहेगी उससे। आप रिमूव भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। उसके बाद जो है ना हम पढ़ेंगे फोम कंट्रोल। तो फोम कंट्रोल जो है इसमें भी वेजल्स लगे होंगे उनके इर्द गिर्द, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्मेंटर के अंदर जो क्या करेगा, ये 2 यूनिट्स इसको कंट्रोल करेंगे, एक कंट्रोलिंग होगा और एक इसका सेंसिंग होगा, ठीक है। जो फॉर्मिंग डिवाइस होगी, ठीक है, वो ऑन द टॉप जो है वो अटैच हुई होगी, और इसमें भी एक इनलेट जो है ना वो उसके जरिए से आ रहे होंगे सारे के सारे साथ में जो है वो। तो यहाँ पे अब हैं कुछ वॉल्व्स हैं, वॉल्व्स भी फर्मेंटर के अंदर लगे होते हैं जो कि जितने भी लिक्विड है ना उनकी मूवमेंट के लिए यूज़ हो रहे होंगे। जी, तो जो फर्मेंटर्स होते हैं इनमें कंप्यूटर का यूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। कंप्यूटर का जो यूज़ है वो बेसिकली इसलिए होता है ताकि वहाँ पे क्या करें, मॉनिटरिंग कर सकें, ठीक है, फर्मेंटर के अंदर चल क्या रहा है, डेटा जो है ना वो सारा कलेक्ट कर सकें, उसकी पीएच, उसका टेम्परेचर, वो सारी चीज़ें जो है ना वो हम ऑटोमेटिकली वहाँ से देख सकें, ठीक है, इसलिए यूज़ किया जाता है। और इसमें आप जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत सारे डेटाबेसेस जो होते हैं वहाँ से भी जो है ना आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। इससे भी क्या होगा कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पता लग जाएंगी। आपको मैं एक बात बताऊँ कि देखें, ये इस तरह का फर्मेंटर है ना, तो फर्मेंटर के ऊपर जो है ना इस तरह से एक स्क्रीन लगी होती है, उससे हमें सारा पता लगता रहता है कि इसकी पीएच कितनी है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसके अंदर प्रोडक्ट कितनी है, रिएक्टेंट कितने हैं, रिएक्टेंट्स की कितनी इम्प्योरिटीज़ बीच में आ रही हैं, वाटर कितना है, ठीक है, फ्लूइडिटी कितनी है, डेंसिटी कितनी जा रही है, ये सारी चीज़ें हमें स्क्रीन के ऊपर पता लग जाती हैं। ये एक तरह का सेंसर होता है, और ये हम सारा कंप्यूटर से काम कर लेते हैं। कंप्यूटर से आप 2 तरह के काम कर सकते हो। आपको पता है एक वैल्यू होती है थ्योरेटिकल, एक होती है एक्चुअल। जो थ्योरेटिकल है ये कंप्यूटर पे आप पहले से कैलकुलेट कर लेते हो किस तरह से हम करेंगे, और जो है एक्चुअल, एक्चुअल जो है ना ये तो वो होती है जो कि आपको रियल में अटेन होती है। लेकिन आपको पता है कि जो एक्चुअल होती है वो हमेशा कम होती है, जो थ्योरेटिकल होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। थ्योरेटिकल इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि आपने सिंपल चीज़ों को कैलकुलेट किया होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो चीज़ें आप काउंट करते हो जो कि आपने उसके अंदर जो है वो निकाली होती हैं, आपने फाइंड की होती हैं, आपकी प्रोडक्ट होती है, और आपको कुछ चीज़ें जो है वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं, कुछ जो है वो वेस्ट हो जाती हैं, कुछ जो है वो फर्मेंटर के अंदर लग जाती हैं, तो इस वजह से एक्चुअल जो होती है वो हमेशा कम होती है। तो ये सारा कुछ कंप्यूटर कर रहा होता है, आपको सारी चीज़ें जो है वो बता रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी टाइप्स के बारे में। तो देखें इसकी टाइप्स जो है ना वो बहुत सारी हैं। सबसे पहले है कंटिन्यूस स्टेरर वाली। तो कंटिन्यूस स्टेरर जो है इसमें क्या होगा, कंटिन्यूस का मतलब लगातार, ठीक है, स्टेरर मतलब ये कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई ना कोई ऐसी मोटर होगी, ब्लेड्स होंगे जो क्या कर रहे होंगे, उस फ्लूइड को पूरे फर्मेंटर के अंदर लगे होंगे, ब्लेड्स वगैरह जो उसको पूरे फ्लूइड को हिला रहे होंगे, ठीक है, उसको मिक्स कर रहे होंगे। अब ये जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी वजह से बड़े काम जो है ना वो हो रहे होते हैं, क्योंकि ये सिलेंडर की वेसल्स में लगे होते हैं, और मोस्टली एजिटेटर्स के तौर पे मिक्सिंग के लिए, और इम्पेलर्स होते हैं, ठीक है, या फिर स्प्रैगर जो है ना इनको वहाँ पे इसी तरह यूज़ किया जाता है ताकि वो क्या करें, चीज़ों को मिक्स करें। और आपको एक बात बताऊँ कि ये जो बायोरिएक्टर्स हैं, ठीक है, अब इनका जो बेसिक काम होता है ना, जब वो मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, फर्मेंटर के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है, और मतलब ज़्यादा उनको काम नहीं करना पड़ेगा, चीज़ों को मिक्स करेंगे, और ये बड़ा ही चीप किस्म का वे है। इसमें क्या होगा कि आपका काम भी हो जाएगा और आपको ऊपर कॉस्ट भी काम आएगी, लेबर कॉस्ट जो है ना वो भी बहुत काम आएगी, और ईज़िली हो जाएगा, बड़े क्लीन तरीके से हो जाएगा, और इंडस्ट्री लेवल पे इनको ना यूज़ किया जाता है ये इस तरह से। ये आपको इसके सामने डायग्राम नज़र आ रही है, ये जो मैं आपको बात बता रही थी, ठीक है, ये इम्पेलर इस तरह से होते हैं, और ये देखिए ये जो ऊपर लाइन जा रही है ना, ठीक है, ये ऊपर इसके जो लिड होता है उसके साथ टकराया मतलब लगा हुआ है, और साथ में ये इसकी मोटर है, ये पीएच, ये सारी चीज़ें जो है ना, इनलेट आउटलेट, ये सारा कुछ इसके साथ लगा होता है। ये इस तरह से पूरी मशीनरी सेटअप होता है। उसके बाद हम बात करेंगे एयरलिफ्ट की। एयरलिफ्ट जो है ना इसमें हम मतलब 2 कंडीशंस देखेंगे, या तो गैस लिक्विड देखेंगे या फिर गैस लिक्विड सॉलिड देखेंगे।
तो इस बायोरिएक्टर में क्या किया जाता है कि इसमें भी ना वॉल्यूम जो होते हैं उनको 2 में डिवाइड कर दिया जाता है, 2 ज़ोन्स में डिवाइड किया जाता है मोस्टली, और उसी के इर्द-गिर्द जो है वो एयर वगैरह बाकी सारी चीज़ें जो है वो सर्कुलेट करती हैं। अब इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि मैं आपको बताऊँ, ये इस तरह से है ना, ठीक है? तो इसके अंदर यूँ 1-2 होगा, ये पहला ज़ोन होगा और ये दूसरा ज़ोन होगा। इसके अंदर मेन मटीरियल होगा और बाकी एयर वगैरह या कूलिंग वाटर वगैरह जो है ना वो इसके अंदर होगा। 2 ज़ोन्स इन्होंने बना दिए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे प्रोसेस चलेगा, ये टेक्नीक चलती रहेगी और इसकी वजह से क्या होगा, लिक्विड जो है ना वो कंट्रोल में रहेगा, रिसाइकिल होती रहेंगी कोई चीज़ें। मीन्स कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो वेस्ट के तौर पे हो जाएँगी, लेकिन दोबारा वो रिसाइकिल होकर उनको यूज़ किया जाएगा। इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं एंड इसको भी यूज़ किया जाता है। इसमें लो एनर्जी लगती है और स्टीरिलाइज़ेशन जो है ना वो बड़ी ईज़ी हो जाती है। स्टीरिलाइज़ेशन का मतलब क्या होता है कि आपने क्या करना है, उसको चीज़ को स्टीरिलाइज़ करना है, उसमें मतलब जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, जितने पैथोजेन्स हैं, उन सबको ख़त्म करना है ताकि उसमें कोई भी ऐसी प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी चीज़ ना रहे जो कि नुकसानदेह हो। जैसे ये देखें, ये गैस ये और आउटलेट फर्मेंटर है, ये इसकी इस तरह डायग्राम होती है। और उसके बाद जो है ना बबल कॉलम जो है, इसमें क्या होगा कि सिंपल आप क्या करेंगे, जितने भी स्प्रैगर वगैरह हैं उनको यूज़ करेंगे। वो क्या करेंगे, जितने जो बबल्स बनते हैं उनको लिक्विड के अंदर मिक्स कर देंगे। ये वो मिक्स करेंगे तो उससे क्या होगा, कोई बबल्स नहीं बनेंगे और एक पूरा जो है ना वो हम कहते हैं कि सस्पेंशन बन जाएगा, लिक्विड सॉलिड का सस्पेंशन। तो वो चीज़ें जो है ना वो मिक्स होती रहेंगी। और इसके अलावा आप वहाँ पे ना कोई पाइप्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, मेटल के पोरस स्प्रैगर यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह जो बबल वाला है ना, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसमें लिक्विड वगैरह इनको ना मिक्स किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे। और इसमें बहुत सारी पोरस सब्सटेंसेस लगी होती हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन वगैरह इसके अंदर ऐड हो जाती है। परफोरेटेड होता है, इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे होल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके अंदर चीज़ें ऐड हो जाएँगी और मतलब जितनी भी गैसेस वगैरह होंगी ना वो उसके अंदर आ जाएँगी। ये इसके डायग्राम से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए गैस आउटलेट है, बबल्स हैं और ये इसके अंदर जो है ना वो स्प्रैगर है, जो क्या करेगा, इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर रहा होगा। एंड उसके साथ देखूँ कि एक फ्लूइडाइज्ड बेड हम कहते हैं फर्मेंटर। अब इसमें जितने भी होगा ना रिएक्शन, जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह वो सारे जो है ना वो लिक्विड होंगे, फ्लूइडाइज़ होंगे। इसमें स्मॉल पार्टिकल्स वगैरह होंगे। इसमें छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स जो है ना वो आपको मतलब अवॉइड हो जाती हैं। जैसे क्लोडिंग है या फिर साथ में कोई हाई लिक्विड प्रेशर का ड्रॉप आ गया है या चैनलिंग आ गया है या बेड कंपैक्शन वगैरह, ये सारा जो है ना आपको आप इससे ईज़िली कर सकते हो। इसमें ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ती। और उसके साथ जो कैटलिस्ट आप लगा रहे हैं, ठीक है, वो बॉटम पे हम कहते हैं कि वो लेड हो जाते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये सारे के सारे। और आप क्या करेंगे कि उनको ना ईज़िली वहाँ से निकाल सकते हो, ईज़िली पंप वगैरह लगा के उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो मतलब ये कि सम टाइम क्या होता है, आप ना कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या होती है कि इस तरह से देखिए, ये इस तरह से फर्मेंटर है ना, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि वो जो चीज़ होगी, ठीक है, वो इधर नीचे बैठ जाती है, ठीक है, नीचे बैठ जाती है। तो आपने वहाँ पे बहुत सारी ऐसी मशीनरी लगाई दी है जो इसको क्या करती है, मिक्स कर देती है और ये चीज़ जो है ना दोबारा मतलब नीचे नहीं बैठती। तो ये इसके लिए सारा जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके साथ मैं आपको ये इसकी डायग्राम दिखाऊँ, ये देखें, ये फ्लूइडाइज़ वाली है। इसमें जो बबल है ना, ये देखें, ये बबल जो है छोटे-छोटे बबल ये बड़े बन के एक साइड पे हो जाते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे प्रोडक्ट मतलब सारा रिएक्शन होता है और ये आपकी प्रोडक्ट जो है ना वहाँ से निकल रही होती है। यहाँ से आप गैस फीडिंग जो है वो उसको करवा रहे होते हैं। उसके बाद पैक फर्मेंटर होता है। पैक फर्मेंटर इस तरह का होगा कि मतलब ये इस तरह से, और उसका ना पूरी पैकिंग हुई हुई होगी, ठीक है? पूरी की पूरी पैकिंग, इधर से भी सारी बड़ी पैकिंग हुई हुई होती है उसकी। इसमें से कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकती, कोई चीज़ इसके अंदर नहीं आ सकती। अगर आएगी भी तो वहाँ पे एक पोर्टल होती है यहाँ पे, उसके ज़रिए क्या होगा कि वो अंदर आ जाएगी और सारी की सारी चीज़ें जो है वो सबमर्ज हुई हुई होंगी, उसके अंदर जो है ना वो बैठी होंगी और वहाँ पे सारा का सारा जो प्रोसेस वगैरह जो है ना वो हो रहा होगा। और इसके अंदर बाकी प्रोसेस वगैरह होते हैं जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्टिलेशन, स्ट्रिपिंग, ये सारा कुछ उसके अंदर ही चल रहा होता है। जितनी भी कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, ये सारी पैकिंग ही इसकी इस तरह की होती है कि ये बिल्कुल फिक्स्ड होता है, ठीक है? इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये फिक्स बेड जो है ना वो रिएक्टर है। एंड इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं कि आपको कॉस्ट कम आती है, कंस्ट्रक्शन पे भी आपकी कॉस्ट कम आती है, पूरा का पूरा आप इसको पैक कर देते हो। और कैटलिस्ट वगैरह जितने भी ऑपरेशंस हैं वो एक सेफ इन्वायरमेंट में होते हैं, कोई बाहर से चीज़ आके इसको डिस्टर्ब नहीं करती। ये इस तरह से देखें, दरमियान में इलेक्ट्रोड है, बाकी सारी इसकी क्या है, बड़ी सेफ पैकिंग हुई हुई है।
उसके बाद हम बात करेंगे फ़ोटो बायोरिएक्टर। फ़ोटो बायोरिएक्टर जो है ना, ये काम करते हैं, लेकिन इनके लिए आपको एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये क्या करते हैं, रेज़ होती हैं, उन्हीं को यूज़ करते हैं। ये इस तरह से रिएक्शन होगा और ये कूलिंग जो है, वो सारी चीज़ें चलेंगी। देखिए, जब रेज़ पड़ती है ना किसी भी चीज़ पे, तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो हाई हो जाता है। तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर भी जो है ना, वो 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर से 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको भी कंट्रोल कर सकते हो। कूलिंग वाटर जो है ना, वो कूलिंग वाटर की या तो इस तरह फर्मेंटर है ना, तो उसके इर्द-गिर्द आप कूलिंग वाटर की जैकेट लगा दो, या फिर आप क्या करें ना कि वैसे ना कोई और कूलिंग जैकेट जो है ना, वो भी यूज़ करें। तो उससे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें जो रुक जाएँगी, और ये जितनी बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ वगैरह हो रही होती है, आपको पता है कि बैक्टीरिया की जितनी भी ग्रोथ होती है, या जो इनके लिए ख़ास किस्म का टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर जो है ना, वो हमेशा हाई टेम्परेचर होता है। गर्म, वार्म उनको एनवायरनमेंट चाहिए होता है, इसलिए ये हम इनको यूज़ कर रहे हैं। फिर एक आता है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फ़िल्ट्रेशन वाला जितना काम होता है, जितनी भी कोई सब्सटेंसेस होती हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो वो इसके लिए यूज़ की जाती है। मतलब ये है कि देखिए, इसमें क्या होगा, इधर प्रोडक्ट बनती जाएगी, फॉर एग्जांपल इस साइड पे जो प्रोडक्ट है ना, वो बनती जाएगी, प्रोडक्ट बनेगी, और फिर वो इंटर हो जाएगी इस साइड पे, दरमियान में मेम्ब्रेन लगी होगी, और वो सारी फिल्टर होती रहेगी साथ साथ। मतलब इसका वो कहते हैं ना, एक तीर दो निशाने ये शिकार, बिल्कुल सेम ऐसे ही। और इसमें जो पोर्स का साइज़ होगा, वो 0.035 या 0.4 होगा। बल्कि ये अकॉर्डिंग आप ऐसे रखें कि जैसे जो है ना, वो होता है, आपकी अपनी मर्ज़ी होगी, जो प्रोडक्ट होगी, जो रिएक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग आप रख लें। एंड साथ में ये इस तरह से, ये बिल्कुल इस तरह से मेम्ब्रेन जो है ना, ये लगी होती है, ये फ्लूइड आता है। और मेम्ब्रेन जो होती है, ये चीज़ों को जो है ना, एक तरह से फ़िल्टर करके तो वो निकालती है। ये देखिए, ये मेम्ब्रेन है ना, फ़िल्टर करके चीज़ों को निकालेगी। इससे डबल फ़ायदा हो जाएगा। एप्लीकेशन देखेंगे, इंतहा की एप्लीकेशन है इसकी। तो ये एंटीबायोटिक, सिट्रिक एसिड, ये आप ये लिखना चाहते हैं तो लिखें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे लिखें कि एंटीबायोटिक हो गई, सिट्रिक एसिड हो गया, सेलुलोज हो गया, एंजाइम्स हो गए, आगे जितने भी सेलिनेज हो गया, या पेक्टिक हो गया, या फिर पेक्टेज, ये जितने भी एंजाइम्स वगैरह बन रहे हैं, या जो भी हम कहते हैं एंटीबॉडीज़ हैं, या कोई वैक्सीन्स वगैरह हैं, या फिर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे कि इंजेक्शन्स वगैरह बन रहे हैं, या फिर कुछ और, ये जितनी चीज़ें हैं, ये इसी की वजह से बन रही होती हैं। आप यहाँ पे मैं सारी बता रही हूँ, आप इनमें से ऐसा करना है कि कोई भी 10 तक लिख लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इसके अंदर बन रही होती हैं। जितना भी मैं आपको बताऊँ ना, फर्मेंटेशन है ना, जो भी फूड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बनती है मेजॉरिटी में, तभी तो हम कहते थे केमिकल, तब कहेंगे कि क्योंकि उसके कुछ अंदर ना केमिकल्स जो हैं, वो हम बना रहे होते हैं, कुछ चीज़ें हम खुद रिएक्शंस करवा रहे होते हैं, ठीक है। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री लेवल पे, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे रिएक्शंस चल रहे होते हैं। रोटेटरी जो कैलन होती है, उसके अंदर वो चीज़ें जो घूम रही होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करना, लगाना, वो भी एक तरह का हम कहते हैं कि एक तरह का फर्मेंटर ही होता है, जिसके अंदर ये सारा काम हो रहा है। फूड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसके अलावा और ख़ास तौर पे फार्मास्यूटिकल, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको लिख सकते हो। आप इसको सॉइल में भी इसका रोल लिख सकते हैं, मेडिकल लिख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल लिख सकते हैं, आप इसका केमिस्ट्री में लिख सकते हो, बायो में लिख सकते हो। साथ में आप जो है इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे कि फूड इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, यहाँ पे ना आप इसका रोल जो है वो सारे लिख सकते हो। ये सारी की सारी इसकी एप्लीकेशन ही आएंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ समझ नहीं हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।